Hello students and learners, welcome again to the Brainbox tutorials. I am your teacher Priyanka और अभी हम करेंगे ICSE क्लास 10 बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का वन शॉट प्रिपरेशन ऑफ अरेंजिंग इन लॉजिकल सीक्वेंस। जो एक सीक्वेंस मतलब जम्बल्ड रहते हैं और उसको हम करेक्ट ऑर्डर में बैठाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं 5 मार्क्स के, तो हम उनका प्रिपरेशन करते हैं। कैसे? सारे चैप्टर्स का मैंने एक साथ जो इंपॉर्टेंट वाले मुझे लगे वो मैंने कलेक्ट किए हैं और उसके बाद में इन सब को हम सीखते हैं। इससे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे अरेंजिंग इन लॉजिकल सीक्वेंस को करने के लिए। ओके क्योंकि मैंने चैप्टर्स के एमसीक्यूज पीवाईक्यूज देखो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये छोटे छोटे जो बचते हैं अरेंजिंग इन लॉजिकल सीक्वेंस या ऑड वन आउट टाइप के, जितने मैं करवा सकती हूँ अभी आज तक में, मैं कोशिश करूंगी उतना आप लोग प्रिपेयर होकर के जाए बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। फर्स्ट है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज और साइटोकिनेसिस। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है अरेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर सो एज टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन। जो अंडरलाइन टर्म है उससे ही हमको शुरू करना है, यानी प्रोफेज नंबर 1 होगा। ओके अब क्या होगा, प्रोफेज के बाद सब बीच में अरेंज होते हैं तो मेटाफेज, फिर टूटते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स में तो एनाफेज, फिर अपने अपने पोल्स में पहुंच जाते हैं और 2 सेल बन जाते हैं टेलोफेज। 2 सेल नहीं मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया यहाँ टेलोफेज में, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट इज साइटोकिनेसिस। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस हुआ। ओके नेक्स्ट है G2 फेज, दैट इज ग्रोथ फेज, ग्रोथ नंबर 2 फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, एम फेज, एस फेज और G1 फेज। और हमको शुरू करना है G1 फेज से। एम फेज का मतलब यहाँ माइटोसिस फेज है, तो माइटोसिस तो देखो लास्ट में होगा। सबसे पहले यहाँ पे बोल ही रहा है G1 फेज होगा, तो पहले G1 फेज होगा नंबर 1। उसके बाद में एस फेज सिंथेसिस वाला आता है नंबर 2। सिंथेसिस के बाद में डीएनए रेप्लिकेशन होता है नंबर 3। फिर G2 स्टेज आता है नंबर 4। तब ये सारे खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में माइटोसिस चालू होता है। ओके तो एम फेज। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड, क्रोमेटिन, हिस्टोन, क्रोमोसोम और डीएनए डबल हेलिक्स। अब यहाँ बोल ही रहा है डीएनए का जो थ्रेड है डबल हेलिक्स, वहां से शुरू करना है। ये जो डीएनए होता है ये कैसे बना होता है? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब हो गया पेंटोज शुगर और फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो वैसे बना होता है। तो डीएनए से हमने स्टार्ट किया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बाद होगा हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलेगा तब क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है, और फिर क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ओके नेक्स्ट है जाइलम, सॉइल वाटर, कॉर्टिकल सेल्स, रूट हेयर। तो शुरुआत सॉइल वाटर से करनी है, मतलब सॉइल में जो वाटर है वो पहले रूट हेयर के थ्रू जाता है, रूट हेयर के थ्रू वो कॉर्टिकल सेल्स में जाता है। कॉर्टिकल सेल्स एक्चुअली सिचुएटेड होते हैं बिटवीन द रूट्स एपिडर्मिस एंड वास्कुलर सिलेंडर। तो वहां से होते हुए वो लास्ट में स्टेम में जाइलम के थ्रू होते हुए ऊपर लीव्स में जाता है। ओके नेक्स्ट है रूट प्रेशर, वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस। तो सबसे पहले तो यहाँ बोला ही है वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण ऑस्मोसिस क्रिएट हो जाता है। ऑस्मोसिस होने के कारण मतलब ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है या ऑस्मोटिक मूवमेंट होता है, उसके कारण रूट प्रेशर डेवलप होता है। रूट प्रेशर डेवलप होने के कारण प्लांट सेल्स में टर्जिडिटी आ जाती है, और टर्जिडिटी आने के बाद में फिर जब कंडीशन चेंज होते हैं वाटर लॉस होता है, तो वाटर लॉस होता है तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। ओके नेक्स्ट है वुंडेड प्लांट टिश्यू है, जाइलम सैप, ब्लीडिंग, प्रेशर डिफरेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ सैप। तो यहाँ सबसे पहले तो प्लांट टिश्यू वुंडेड हुआ, उसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। इसके कारण जो जाइलम सैप है वो सारा मूवमेंट चालू हो जाता है उसका टुवर्ड्स द इंजर्ड पार्ट, और वहां से हो जाती है शुरू ब्लीडिंग, और यही कारण है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सैप हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट है स्टोमेटल ओपनिंग, वाटर वेपर एग्जिट्स थ्रू स्टोमेटा, guard cells swell
एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस इन गार्ड सेल्स। ये पोटेशियम आयन जो थ्योरी है, जो ट्रांसपिरेशन में भी है और फोटोसिंथेसिस में भी है, उसके हिसाब से अगर हम इसको करें तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा ही एक्यूमुलेशन होगा पोटेशियम आयंस का इन गार्ड सेल्स। उसके कारण गार्ड सेल्स जो होंगे वो स्वेल होंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा वाटर इकट्ठा हो जाएगा। गार्ड सेल्स स्वेल होने के कारण स्टोमेटा प्रेशर से ओपन हो जाता है, स्टोमेटल ओपनिंग, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो वाटर वेपर एग्जिट कर देता है स्टोमेटा से। तो नंबर 4 ये। ओके, नेक्स्ट है ये अपना फूड चेन है, स्नेक, रैबिट, कैबेज, हॉक। कैबेज जो है वो प्रोड्यूसर में आ गया, उसको हर्बीवोर खा रहा है रैबिट को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। ओके, नेक्स्ट है टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च। ये फोटोसिंथेसिस का है। स्टार्च ये जो के लिए टेस्टिंग होती है, आयोडीन टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है लॉजिकल सीक्वेंस में है, डायग्राम बेस्ड में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च, फिर प्लेसिंग द प्लांट इन लाइट, कवरिंग अ पोर्शन ऑफ अ लीफ, डी स्टार्चिंग अ प्लांट, बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल। सबसे पहले हम डी स्टार्चिंग करते हैं प्लांट का। कैसे डी स्टार्च करते हैं? हम उसको 24 आवर्स के लिए, या फिर 24 आवर्स तो रखते हैं एटलीस्ट अंधेरे में, जिससे कि उसका पूरा स्टार्च खत्म हो जाए। तो डी स्टार्च कर दिया। डी स्टार्च करने के बाद में हम उसको कवर करते हैं एक पोर्शन ऑफ अ लीफ। फिर कवर करने के बाद उसको प्लेस करेंगे प्लांट को लाइट में। उसके बाद में दिन भर लाइट में प्लेस करने के बाद या कुछ घंटे करने के बाद हम एक लीफ निकालेंगे एंड बॉयल द लीफ इन अल्कोहल एंड देन टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, मतलब कि आयोडीन टेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का है। पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, रीनल वेन। ओके, सबसे पहले राइट वेंट्रिकल दिया हुआ है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला गया, लंग्स में क्लीन हुआ, क्लीन होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और फिर वेंट्रिकल से वो रीनल वेन यहाँ दिया है। रीनल वेन का ऐसे देखो तो कोई सीक्वेंस नहीं है, बट ऑब्वियस है कि रीनल वेन लास्ट में आएगा, कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू आर्टरीज में जाएगा, आर्टरी से फिर क्लियर होके रीनल आर्टरी में भी गया होगा, रीनल आर्टरी से फिर रीनल वेन में, फिर रीनल वेन से वापस वेना कावा एंड ऑल में गया होगा। तो इसलिए, क्योंकि इसके सीक्वेंस में ऐसे तो बहुत देरी बाद आता है रीनल वेन, बट दिया है तो लास्ट में ही रखेंगे हम। रीनल आर्टरी भी होता ना, समझ लो ये रीनल वेन की जगह रीनल आर्टरी भी होती तो भी ये लास्ट में ही होता। सिर्फ आर्टरी होती तो भी ये लास्ट में होता, एओर्टा होता तो भी ये लास्ट में होता। ओके, नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनीज, यूरेटर्स, नेफ्रॉन्स। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ गए। सबसे पहले नेफ्रॉन्स में यूरिन बन रहा है, फिर किडनीज के थ्रू बाहर निकल रहा है, किडनी से बाहर निकला, यूरेटर वो यूरिन को लेकर के जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में वो एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एग्जिट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट भी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मैल्पिगियन कैप्सूल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बोमन्स कैप्सूल। चालू करना हमको मैल्पिगियन कैप्सूल से। ठीक है, देखो अगर अंडरलाइन नहीं होके हाईलाइटेड इस तरीके से हो तो भी समझ लो यही फर्स्ट नंबर है। मैल्पिगियन कैप्सूल के बाद अंदर में, उसी के अंदर बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होते हैं जो कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं। सॉरी 5 लिख रही हूँ, 3 होगा। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन ऑफ, मैंने ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किया, और उसके बाद में जो बचा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये नंबर 5। ओके, नेक्स्ट है फोविया, लेंस, कॉर्निया, कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा मतलब लाइट रे एंटर कैसे कैसे कर रही है। कंजंक्टिवा के बाद कॉर्निया, कॉर्निया के बाद लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोविया में, मतलब वो जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है उसका, रेटिना का, वहां जाकर के इमेज बन रहा है। ओके, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम से
मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर, रेस्पॉन्स, इफेक्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क पूरा दे दिया है। रिसेप्टर से चालू हो रहा है, रिसेप्टर के बाद जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन उसको स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो भी ऑर्डर का इम्पल्स है वो भेजता है, मोटर न्यूरॉन जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास, और इफेक्टर ऑर्गन रेस्पॉन्स के कारण जो बॉडी का जो पार्ट है वो रेस्पॉन्स करता है। ओके, नेक्स्ट है कॉक्लिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पिना, ऑडिटरी ऑसिकल्स। सबसे पहले पिना से चालू हुआ आउटर ईयर का पार्ट, वहां से अंदर ऑडिटरी कैनाल से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में साउंड वेव्स गई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ये तो आउटर ईयर का पार्ट हो गया। फिर मिडिल ईयर ऑडिटरी ऑसिकल, जो 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना, मैलियस, इनकस, स्टेपस, वहां के थ्रू फिर इनर ईयर में गया। लास्ट है कॉक्लिया, फोर्थ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज। शुरुआत यहाँ पे बोल रहा है मेंस्ट्रुअल फेज से करो, मतलब पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद में फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल एंड ऑल बना, फिर रिलीज होगा एग तो ओव्यूलेटरी फेज बना। रिलीज होने के बाद जो पार्ट बच जाता है येलो कलर का, जो बाद में सारे हॉर्मोन्स जो एस्ट्रोजन एंड ऑल जो होते हैं, जो यूट्रस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग द वॉल, वो ल्यूटिल फेज में होता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटम बनता है यहाँ पे, ओव्यूलेशन के बाद में ही बनता है कॉर्पस ल्यूटम। तो नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही है, फेलोपियन ट्यूब, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, यूट्रस, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले ओव्यूलेशन हुआ, मतलब ओवा या एग रिलीज हो गए, रिलीज होने के बाद में वो फेलोपियन ट्यूब में गए, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो फर्टिलाइज जायगोट पहुंचा यूट्रस में, और यूट्रस में पहुंचते ही उसकी वॉल्स में इम्प्लांटेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, एपिडिडाइमस। ये स्पर्म का पासिंग है पूरा बॉडी से, मेल बॉडी से। शुरुआत टेस्टिस में स्पर्म मैन्युफैक्चर हुए, वहां से वो जाते हैं एपिडिडाइमस में, मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस उसको लेकर के जाता है एब्डोमिनल पार्ट से, सारे ग्लैंड्स से कुछ कुछ सिक्रीशन मिलता है, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। ओके, ये है इवोल्यूशन से लिखा है, रिकॉग्निशन ऑफ होमो हैबिलिस एज एन अर्ली टूल यूजर, realization of Neanderthals as a distinct human species, discovery of Australopithecus fossils, identification of Homo erectus as a traveler and hunter। सबसे पहले डिस्कवरी, ये तो बोल ही रहा है, डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स, उसके बाद में अर्ली टूल यूजर हुए होमो हैबिलिस, रिकॉग्निशन ऑफ होमो हैबिलिस एज एन अर्ली टूल यूजर, फिर हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो इरेक्टस एज अ ट्रैवलर एंड हंटर, एंड लास्ट पार्ट होगा रियलाइजेशन ऑफ निएंडरथल्स एज अ डिस्टिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यूवी रेडिएशन ब्रेक्स डाउन CFCs, release of chlorine atoms react with ozone, release of chlorofluorocarbons, formation of oxygen molecules, thinning of ozone layer। ओके, तो ओजोन होल जो बन रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उसका पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है। पहला हो तो दिया वही है, रिलीज होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर यूवी रेडिएशन से मिलेगा, तो यूवी रेडिएशन CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक डाउन करेंगे, जब ब्रेक डाउन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो रिलीज होंगे क्लोरीन के एटम्स, ये क्लोरीन के एटम रिएक्ट करेंगे ओजोन से, तो ओजोन जो O3 है वो O2 में बदल जाएगा, मतलब फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, और उसके कारण ओजोन लेयर थिन हो जाएगा। अच्छा था ये भी। ओके, सो मैंने कोशिश की जो भी है सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लगे ऐसे हम लेकर के आए क्वेश्चंस और अपने सॉल्व करें लॉजिकल सीक्वेंस की तरह। तो इससे क्या होगा, अपना एक तरीके से चैप्टर का भी रिकैप होते जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट करते रहने से रिवीजन होता रहता है चैप्टर्स के। ओके, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे। चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।